जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में। साथियों, प्रत्येक दिन की तरह करंट अफेयर्स की लेटेस्ट जानकारी एक बार पुनः आप लोगों को दी जा रही है। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। प्रत्येक दिन की तरह आज की भी जानकारी अब बेहद ही महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जाम में आपके निस्संदेह ये काम आएगी। तो आइए देखते हैं आज कौन कौन सी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। तो साथियों, आज की जो सबसे पहली जानकारी है वह है दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 को लेकर। अब दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 ये दोस्तों कब मनाया जाता है, तो आप डेट याद रख लेंगे। ये प्रत्येक वर्ष साथियों 23 मार्च को मनाया जाता है, याद रख लेंगे। प्रत्येक वर्ष साथियों ये 23 मार्च की तारीख को मनाया जाता है। अब दोस्तों, इसके बारे में आपको यहाँ से मैं बता दूं कि ये जो विश्व मौसम विज्ञान दिवस है, दरअसल यह विश्व मौसम संगठन, विश्व संगठन की वर्षगांठ को लेकर इसका आयोजन होता है। वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जाता है, वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जाता है। अब दोस्तों, इस बार विश्व मौसम विज्ञान या विश्व मौसम संगठन का जो वर्षगांठ है, ये कितना वर्षगांठ मनाया गया, तो इस बार दोस्तों 23 मार्च की तारीख को 75वां वर्षगांठ मनाया गया। अब दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन या फिर विश्व मौसम संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। जी हाँ, याद रखेंगे, 23 मार्च 1950 राष्ट्र संघ विशेष एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है, ठीक है, इसके स्थापना दिवस के अवसर पर ही मनाया जाता है और इस बार जो है इसका 75वां वर्षगांठ मनाया गया। तारीख कौन सी है, 23 मार्च की तारीख है, याद रखेंगे। कौन सी तारीख है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025। जी हाँ, ये कब मनाया जाता है, ये प्रत्येक वर्ष मार्च की 23 तारीख को मनाया जाता है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अगली जानकारी लेते हैं। अगली जानकारी है साथियों, विजय शंकर को डेनमार्क के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया। अब दोस्तों, विजय शंकर को डेनमार्क के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि विजय शंकर एक्चुअली ये कौन है दोस्तों, तो ये दक्षिण भारत के लिए, आप इन सब चीजों को नोट कर लेंगे। विजय शंकर कौन है, ये दक्षिण भारत के लिए डेनमार्क के मानद कॉन्सुल जनरल और सनमार ग्रुप के चेयरमैन है ये। जी हाँ, सनमार, ये साथियों ये चेयरमैन है। और दोस्तों आगे बता दूं कि ये पुरस्कार इनको किनके द्वारा प्रदान किया गया, तो दरअसल ये पुरस्कार इनको डेनमार्क के राजा के द्वारा दिया गया। जी हाँ, डेनमार्क के राजा के द्वारा इनको यह सम्मान दिया गया है। अब दोस्तों, इस सम्मान का पूरा नाम क्या है, तो मैं इस सम्मान का पूरा नाम आपको बताऊं दोस्तों। सम्मान का पूरा नाम है नाइट्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर, नाइट्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैनेब्रॉग। जी हाँ, ये इस पूरे सम्मान का नाम है। चलिए आपको एक बार फिर से इसके बारे में जानकारी देते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप जो स्लाइड पे ऊपर में जो आप टाइटल देख पा रहे हैं, क्या है, विजय शंकर को डेनमार्क के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया। अब दोस्तों, दक्षिण भारत के लिए डेनमार्क के मानद कॉन्सुल जनरल और सनमार ग्रुप के चेयरमैन है, जिनका नाम क्या है, विजय शंकर। अब दोस्तों, इनको क्या दिया गया है, तो डेनमार्क के राजा के द्वारा नाइट्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैनेब्रोग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, यह पुरस्कार इनको क्यों सम्मानित किया गया, इस पुरस्कार से दरअसल इनको इसलिए सम्मानित किया गया क्योंकि
इन्होंने कह सकते हैं कि कॉन्सुलर के क्षेत्र में एक विशेष या उत्कृष्टता प्रदान की है, उत्कृष्ट योगदान इन्होंने दिया है। इसके अतिरिक्त भारत और डेनमार्क के बीच जो संबंध है उसको मजबूत करने में इन्होंने अपनी एक अहम भागीदारी निभाई है, अपनी एक अहम भूमिका का निर्वाह किया है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप जानेंगे विजय शंकर जो कि दक्षिण भारत के लिए डेनमार्क के मानद कॉन्सुल जनरल और सन्मार ग्रुप के चेयरमैन है। इनको डेनमार्क के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया। सम्मान किनके द्वारा दिया गया? डेनमार्क के राजा के द्वारा साथियों दिया गया। नाम जरूर याद रख लेंगे, विजय शंकर इनका नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां से अगली जानकारी है, जापान फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश बना। अब साथियों यहां पर आपको बता दें कि फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहां होना है दोस्तों? तो इसका आयोजन संयुक्त रूप से मैं आपको बता दूं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसके अतिरिक्त कनाडा और कनाडा के अतिरिक्त दोस्तों मैक्सिको, कनाडा के अतिरिक्त मैक्सिको। जी हाँ, ये 3 देश मिलकर विश्व कप या था फीफा विश्व कप 2026 का मेजबानी करने वाले हैं। तो फीफा विश्व कप 2026 जो कि जून और जुलाई के महीने में 2026 में होने वाला है दोस्तों, संयुक्त रूप से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, ठीक है ना, ये इसकी संयुक्त मेजबानी करेंगे। और इन तीनों देशों के बाद फीफा विश्व कप 2026 के लिए अगर कोई गैर मेजबान देश के रूप में क्वालिफाई करने का कार्य किया है तो वो कौन सा देश है दोस्तों? वो देश है जापान। याद रख लेंगे, जापान। क्योंकि इस बार फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ये मेजबान देश नहीं है, तो गैर मेजबान देश के रूप में देखा जाए तो ये ऐसा पहला देश है जो कि विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर चुका है। अब साथियों यहाँ पे आपको बता दें कि जापान जो है लगातार 8वीं बार, जापान दोस्तों लगातार 8वीं बार फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। लगातार 8वीं बार फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाली टीम है। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाली टीम, करने वाली टीम कौन सी है? तो जापान है। तो याद रख लेंगे दोस्तों, जापान ने फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला यह गैर मेजबान देश बन गया है। मेजबानी कौन कौन से देश करेंगे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, ये 3 देशों की संयुक्त मेजबानी में आयोजन होगा। और जापान जो है इन तीनों के बाद, ठीक है, ऐसा पहला गैर मेजबान देश यहाँ पर बन गया है जो कि इसके लिए क्वालिफाई कर चुका। और जापान के बारे में खास बात क्या पे, लगातार 8वीं बार फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाली ये टीम बन गई है। तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा या मेजबान देश कौन से है। तो आपको इन तीनों देशों के नाम याद रख लेने हैं और इस तरीके से गैर मेजबान देश में नाम कौन सा आ जाएगा? तो जापान आ जाएगा। दोस्तों अब जरा सा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों फीफा का फुल फॉर्म हम आपको बता दें, फीफा का फुल फॉर्म आप यहां से नोट कर लेंगे साथियों, FIFA। साथियों फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये इसका साथियों पूर्ण रूप है। अब दोस्तों फीफा के वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे साथियों फीफा के वर्तमान के अध्यक्ष का आप नाम लिख लेंगे, जियानी इन्फैंटिनो, जियानी इन्फैंटिनो। ये कौन है दोस्तों? ये फीफा के अध्यक्ष है, ये फीफा के साथियों अध्यक्ष है। तो याद रखेंगे जियानी इन्फेंटिनो फीफा के अध्यक्ष है। फीफा का पूर्ण रूप क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और यहाँ पे बाकी जो जानकारी थी मैंने आपको दे दी है, तो इन जानकारी को आप जरूर नोट कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि फुटबॉल का विश्व कप पूरे विश्व के लिए एक चर्चा का विषय होता है और खेल जगत से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतियोगिता होता है। तो यहाँ से अनेकों प्रश्न जो है एग्जाम के लिए बन सकते हैं। जब एग्जाम आपका
होगा तो अगर 2026 विश्व कप से पहले हो जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कि आयोजन कहाँ होना है, किसके द्वारा होना है, ये तो हो गई। इसके अतिरिक्त फीफा का फुल फॉर्म क्या है या फीफा के वर्तमान के अध्यक्ष कौन है, तो ये सारी जानकारी आपको जरूर याद रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त साथियों जब टूर्नामेंट का आयोजन हो जाता है तो ऐसे टूर्नामेंट के आयोजन के बाद उपविजेता कौन है, विजेता कौन है, इस प्रकार के प्रश्न जो है काफ़ी मायने रखते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। तो ऐसे प्रश्नों को नज़रअंदाज करना कहीं ना कहीं घातक हो सकता है एग्जाम्स के लिए। तो आइए अब बढ़ते अगली जानकारी की ओर। और अगली जानकारी है यहाँ से, भारत की 1975 हॉकी विश्व कप जीत का जश्न मनाने के लिए पुस्तक मार्च ऑफ ग्लोरी का विमोचन। अब साथियों भारत की 1975 हॉकी विश्व कप जीत का जश्न मनाने के लिए एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। पुस्तक का नाम क्या है? मार्च ऑफ ग्लोरी। अब दोस्तों मार्च ऑफ ग्लोरी इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस पुस्तक के लेखक मुख्य रूप से दो लोग हैं। एक है हॉकी के इतिहासकार आप कह सकते हैं, ठीक है, और इनका नाम है दोस्तों के अरुमुगम। याद रख लेंगे, के अरुमुगम। तथा पत्रकार है दोस्तों एरोल डिक्रूज। पत्रकार है एक एरोल डिक्रूज। एरोल डिक्रूज, इन दोनों के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई है। तो दोस्तों याद रखेंगे भारत ने 1975 का हॉकी का विश्व कप अपने नाम किया था और उस वक्त ये विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो मलेशिया में हुआ था, कुआलालंपुर में। जी हाँ, याद रख लेंगे, आयोजन इसका कहाँ हुआ था? कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर में इसका आयोजन हुआ था। अब दोस्तों यहाँ जो आयोजन किया गया तो इस आयोजन में अर्थात कि 1975 की जो विश्व विजेता टीम थी भारत की टीम, इस टीम ने किस टीम को हराकर यह खिताब अपने नाम किया था और इस टीम के कप्तान कौन थे? तो दोस्तों भारत ने पाकिस्तान को हराकर, जी हाँ याद रख लेना इन चीज़ों को, भारत ने दोस्तों पाकिस्तान को हराकर हॉकी विश्व कप 1975 को अपने नाम किया था। और भारतीय कप्तान कौन थे? जी हाँ, भारत के कप्तान कौन थे दोस्तों? तो भारतीय कप्तान का नाम आप याद रख लेंगे, अजीत पाल सिंह। भारतीय कप्तान का नाम क्या था साथियों? अजीत पाल सिंह। ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे और इनके कैप्टनसी में भारत ने 1975 हॉकी विश्व कप का खिताब अपने नाम जीतकर एक इतिहास रचने का काम किया था। और अभी तक देख सकते हैं कि उस ऐतिहासिक दिन की चर्चा अभी भी हो रही है, उस ऐतिहासिक दिन को अभी भी लोग याद कर रहे हैं और उस ऐतिहासिक विजय के उपलक्ष्य में आज भी भारत में पुस्तकों का विमोचन जो है किया जा रहा है। तो ऐसे पुस्तक के नाम को भी आप याद रख लीजिए, पुस्तक के लेखक कौन है तो इसे भी आप याद रख लीजिए। और ये पुस्तक जो है, ठीक है ना, ये पुस्तक साथियों किसके लिए रचना की गई या फिर इसके उद्देश्य क्या था? तो साथियों यहाँ पर उद्देश्य क्या है? भारत के 1975 हॉकी विश्व कप जीत का जश्न मनाने के लिए पुस्तक जो विमोचन किया गया इसका नाम है मार्च ऑफ ग्लोरी। लेखक है के अरुमुगम तथा एरोल डिक्रूज और कुआलालंपुर में इसका आयोजन हुआ था। पाकिस्तान उप विजेता टीम थी और भारतीय कप्तान कौन थे? अजीत पाल सिंह। तो चलिए आगे चलते हैं और अगली जानकारी देखते हैं। साथियों अगली जानकारी है विश्व क्षय रोग अर्थात टीबी दिवस 2025। साथियों ट्यूबरकुलोसिस डे की बात हो रही है और ट्यूबरकुलोसिस डे अर्थात विश्व क्षय रोग दिवस दोस्तों ये कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे ये प्रत्येक वर्ष साथियों 24 मार्च की तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, ये प्रत्येक वर्ष 24 मार्च की तारीख को मनाया जाता है। अब दोस्तों इसे मनाए जाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? तो साथियों इसे मनाए जाने के पीछे का उद्देश्य मैं आपको बता दूं, विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है ताकि इस बीमारी को लेकर, इस बीमारी के स्वास्थ्य सामाजिक तथा आर्थिक प्रभावों के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मनाया जाता है। चलिए साथियों याद रखेंगे क्षय रोग अर्थात टीबी
सबसे घातक संक्रामक बीमारियों में से एक बीमारी है, ठीक है, टीबी। और विश्व क्षय रोग दिवस प्रत्येक वर्ष 24 मार्च की तारीख को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? इस बीमारी के स्वास्थ्य, सामाजिक तथा आर्थिक प्रभावों के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से यह दिवस साथियों मनाया जाता है। कौन सी तारीख है? तो 24 मार्च की तारीख है, आप इसे याद रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अगली जानकारी लेते हैं। अगली जानकारी है, महाराष्ट्र सरकार मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित करेगी। अब दोस्तों महाराष्ट्र सरकार जो है वो मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जाने माने मूर्तिकार राम सुतार को क्या दिया जाएगा? महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। जी हाँ, महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। और इस नागरिक सम्मान का नाम क्या है? नागरिक सम्मान का नाम आप यहाँ देख सकते हैं, महाराष्ट्र भूषण। जी हाँ, महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित करेगी। तो दोस्तों अब ये राम सुतार कौन है, जरा इनके बारे में आपको बता दें। साथियों राम सुतार भारत के जाने माने मूर्तिकार है और आपको पता होगा 2017 में साथियों स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई थी। जी हाँ, स्टैचू ऑफ यूनिटी 2017 में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई थी। और स्टैचू ऑफ यूनिटी दोस्तों ये किनकी मूर्ति है? तो ये मूर्ति है दोस्तों भारत के प्रथम गृह मंत्री। जी हाँ, भारत के प्रथम गृह मंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की। जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इनकी प्रतिमा है दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। गुजरात में ये प्रतिमा बनाई गई है और इसकी हाइट कितनी है दोस्तों? तो इसकी हाइट है 182 मीटर। जी हाँ, 182 मीटर दोस्तों इसकी हाइट है। और इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसे बनाने वाले व्यक्ति ही है राम सुतार। जी हाँ, जिनकी चर्चा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो राम सुतार जिन्होंने की स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। जी हाँ, इससे ऊंची प्रतिमा और अभी कोई नहीं है, ठीक है ना। तो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, 182 मीटर की हाइट है, स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। इसे बनाने वाले राम सुतार को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा। और इसकी घोषणा महाराष्ट्र राज्य के विधानसभा में राज्य के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां से अगली जानकारी लेते हैं। दोस्तों अगली जानकारी है, अनुज कुमार सिंह यूपीएससी में संयुक्त सचिव नियुक्त किए गए। अब दोस्तों यूपीएससी अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम लोग संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में क्या किया गया, यूपीएससी में संयुक्त सचिव के रूप में अनुज कुमार सिंह की नियुक्ति की गई। अब दोस्तों ये अनुज कुमार सिंह कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि अनुज कुमार सिंह जो है ये भारतीय रेलवे विद्युत अभियांत्रिकी सेवा, भारतीय रेलवे विद्युत अभियांत्रिकी सेवा, अभियांत्रिकी सेवा के 2009 बैच के अधिकारी हैं। 2009 बैच के 2009 बैच के अधिकारी हैं। दोस्तों अभी इनकी नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की गई? तो इनकी नियुक्ति अगले आदेश या न्यूनतम 5 वर्षों के लिए दोस्तों इनकी नियुक्ति जो की गई है, अगले आदेश या फिर 5 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति साथियों की गई। नाम क्या है इनका? अनुज कुमार सिंह, यूपीएससी में संयुक्त सचिव नियुक्त किए गए हैं, जरूर याद रख लेंगे। नाम है अनुज कुमार सिंह, भारतीय रेलवे विद्युत अभियांत्रिकी सेवा के 2009 बैच के ये अधिकारी रह चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी है, एक्स ने आईटी अधिनियमों की नई धाराओं को चुनौती दी है। अब दोस्तों एक्स, जिसे हम लोग की ट्विटर के नाम से भी जानते हैं, इसका पुराना नाम क्या है? ट्विटर है, और इसका नया नाम क्या है दोस्तों? एक्स है। अब दोस्तों क्या है कि एक्स ने आईटी अधिनियम की नई धाराओं को चुनौती दी है और दोस्तों कर्नाटक हाईकोर्ट में, कर्नाटक उच्च न्यायालय में, कर्नाटक उच्च न्यायालय में दोस्तों इसके बारे में बता दें कि कर्नाटक उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ आईटी अधिनियम 2000 की धारा, आईटी अधिनियम 2000 की आईटी अधिनियम 2000 की धारा
79(3) बी को 79(3) को कर्नाटक उच्च न्यायालय में दोस्तों चुनौती दी गई, ठीक है ना, को चुनौती दी गई है। इसे यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, चुनौती दी गई है। आगे दोस्तों इसके बारे में बता दें कि एक्स का क्या कहना है इस मामले में। दोस्तों एक्स का आरोप है कि जो सरकार है अर्थात केंद्र की सरकार क्या करती है दोस्तों, सोशल मीडिया कंपनियों को सामग्री हटाने के लिए नोटिस जारी कर रही है, जो एक्ट के अनुसार यह आईटी अधिनियम 69(a) का उल्लंघन है, ऐसा एक्स का मानना है। चलिए एक बार फिर से इसको देखिए दोस्तों। स्लाइड कहता है, पहला टाइटल कहता है इसमें कि एक्स ने आईटी अधिनियम की नई धाराओं को चुनौती दी है। अब दोस्तों एक्स हम लोग जिसे कि ट्विटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये पहले इसका पुराना नाम ट्विटर हुआ करता था, लोग ट्वीट करते हैं, एक सोशल साइट है, और अभी इसका नाम क्या है साथियों, एक्स नाम है, ठीक है ना। तो ऐसे कर्नाटक उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के खिलाफ आईटी अधिनियम 2000 की धारा 79(3)(b) को चुनौती दी गई है। अब दोस्तों सरकार सोशल मीडिया कंपनियों को सामग्री हटाने के लिए नोटिस जारी कर रही है, ऐसा एक्स का दावा है, ठीक है। क्या दावा है कि सरकार जो है वो सोशल मीडिया कंपनियों को सामग्री हटाने के लिए नोटिस जारी कर रही है, ऐसा एक्स का दावा है। और यह दावा जो है करते हुए एक्स क्या कहता है, मतलब ट्विटर क्या कहता है कि यह आईटी अधिनियम 69(a) का उल्लंघन है, ऐसा एक्स का मानना है। तो कुल मिलाकर याद रखेंगे साथियों, यहाँ पर एक्स की बात कही जा रही है। एक्स का पुराना नाम क्या है, ट्विटर है, और इसने केंद्र सरकार को चुनौती दी है। कहाँ चुनौती दी है, तो कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दी है, याद रख लेंगे, कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। और जो मामला है आपके सामने मैंने लगभग इसको बता दिया है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। जो जानकारी दी गई है आप लोग इसे जरूर नोट कर लीजिएगा, आने वाले समय में कहीं ना कहीं किसी एग्जाम्स में ये काम आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से दोस्तों स्टार्ट होता है प्रश्नोत्तरी का सेक्शन। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 की थीम क्या है। अब दोस्तों मैंने आपको विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 के बारे में बताया कि ये 23 मार्च की तारीख को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व मौसम संगठन, ठीक है ना, उसके स्थापना दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। और विश्व मौसम संगठन का इस वर्ष 75 वर्ष पूरा हो रहा है। 1950 में साथियों इसकी स्थापना जो है वो की गई थी, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र के एक विशेष एजेंसी के रूप में की गई थी। मैंने आपको सारी जानकारी इसको दी है दोस्तों। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 की थीम क्या है, आपसे यह पूछा गया है। अब दोस्तों इसकी थीम क्या है, यहाँ से आप जहाँ भी आप स्लाइड के बारे में नोट कर रखे हैं, तो यहाँ पे आप एक नई जानकारी जरूर ऐड कर लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपका आंसर होगा, एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को पाटना। जी हाँ, इस वर्ष जो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 मनाया गया, तो इसका थीम क्या था, इसका विषय क्या था, ऑप्शन भी यहाँ से आप देख लीजिए, एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को पाटना, ये इसका थीम था। अर्थात अगर हम लोग अंग्रेजी में देखें तो ब्रिजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। जी हाँ, ब्रिजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर, ये इस वर्ष का थीम था कि इस चीज का, विश्व मौसम विज्ञान दिवस का। मीन्स ऑप्शन बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। विजय शंकर को किस देश के राजा द्वारा नाइट्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैनेब्रोग से सम्मानित किया गया। अब दोस्तों विजय शंकर, जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी जानकारी दी है, उनको किस देश के राजा के द्वारा नाइट्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैनेब्रोग से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी डेनमार्क। जी हाँ, ऑप्शन सी डेनमार्क यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। डेनमार्क के राजा के द्वारा इन्हें यह सम्मान जो है वो दिया गया है, अर्थात इन्हें सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है 2026 फीफा वर्ल्ड कप को लेकर, और 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली मेजबान देशों के बाद पहली टीम कौन बनी। जी हाँ, प्रश्न को बढ़िया से समझेंगे। 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली मेजबान देशों के बाद पहली टीम कौन सी बनी है।
तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि मेजबानी कौन कौन से देश कर रहे हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, ये 3 देशों के द्वारा संयुक्त मेजबानी की जा रही है। जबकि इन तीनों देशों के बाद फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम कौन सी बन गई है और गैर मेजबान टीम कौन सी बन गई है, तो दोस्तों उस टीम का नाम है जापान, जिसने लगातार 8वीं बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर आपका दोस्तों जापान हो जाएगा। चलिए इसी के साथ लेते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक के लेखक कौन है। अब दोस्तों मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक के लेखक का नाम पूछा गया, मैंने आपको पहले ही बताया है के अरुमुगम, ठीक है। ये कौन है, तो ये हॉकी के इतिहासकार है, और एरोल डी क्रूज ये एक पत्रकार है। तो ऐसे दोस्तों इन दोनों के द्वारा इस पुस्तक का कह सकते हैं लेखन किया गया है, लिखने का काम किया गया है, और यहाँ से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, के अरुमुगम और एरोल डी क्रूज। चलिए आगे बढ़े हम लोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर साल किस तारीख को विश्व क्षय रोग दिवस मनाता है। अब दोस्तों विश्व क्षय रोग दिवस अर्थात वर्ल्ड टीबी डे, ट्यूबरक्यूलोसिस डे, दोस्तों ये कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी 24 मार्च की तारीख आप यहाँ से याद रख लेंगे। प्रत्येक वर्ष 24 मार्च की तारीख को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो ये घोषित किया गया है, तो कौन सा है, विश्व क्षय रोग दिवस है, विश्व टीबी दिवस है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। राम सुतार को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अब दोस्तों राम सुतार को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, तो आपको मैंने बताया कि राम सुतार को महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और यही राम सुतार जिनका नाम यहाँ पर आ रहा है, जिनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, इन्होंने ही स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है, इसे बनाने का काम इन्होंने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगली जानकारी, अनुज कुमार सिंह को यूपीएससी में किस पद पर नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों अनुज कुमार सिंह के बारे में मैंने आपको बताया किस पद पर नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आंसर है, यूपीएससी के संयुक्त सचिव अर्थात निदेशक स्तर के, ठीक है ना, संयुक्त सचिव इनको नियुक्त किया गया है, और आंसर ऑप्शन बी होगा। यहाँ से आप जरूर याद रख लेंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी अर्थात संयुक्त सचिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स है ना, जिसका नाम पूर्व में क्या था, ट्विटर था, मैंने आपको बताया, ने भारत सरकार के खिलाफ किस न्यायालय में आईटी अधिनियम 2000 की धारा 79(3)(b) को चुनौती दी है। दोस्तों कौन सा उच्च न्यायालय है, तो कर्नाटक उच्च न्यायालय है, मतलब ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, कर्नाटक उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी है यहाँ से आज का प्रश्न को लेकर, जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आकर देना है। अब साथियों आज का प्रश्न क्या है, आप सभी स्पष्ट तरीके से बोर्ड पर देख सकते हैं। आज का प्रश्न है विजन 2020 इंडिया अभियान के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया। मेरे पिछले वीडियो को आप देखेंगे, सैटरडे को जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उस वीडियो में आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो विजन 2020 इंडिया अभियान के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों ऑप्शन ए कृष्णामाचारी श्रीकांत, ऑप्शन बी कपिल देव, ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन एंड ऑप्शन डी निरंजन आर्य। साथियों क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है, कमेंट बॉक्स में आकर अपना जवाब जरूर दीजिएगा। ऐसे प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को याद भी जरूर कर लिया कीजिएगा, ताकि आगामी परीक्षाओं में आप इसका लाभ उठा सके। आपसे करंट अफेयर्स के प्रश्न जहां भी पूछे जाए, आप ऐसे करंट अफेयर्स के प्रश्नों का बखूबी उत्तर दे सके। दोस्तों तैयारी बिल्कुल धारदार तरीके से आगे बढ़ाते रहिए, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए। आने वाले दिनों में आपके मेहनत का परिणाम भी आपको नजर आएगा। और जो व्यक्ति मेहनत से पीछे भागते हैं, मेहनत की कसौटी पर खरा नहीं उतरते हैं, ऐसे लोगों का परीक्षा परिणाम भी आने में साथियों विलंब हो जाता है, और कभी कभी शायद परिणाम भी आपको नहीं मिल पाता है यदि आप मेहनत से पीछे हटते हैं। तो साथियों अगर आपको निश्चित परिणाम चाहिए तो आप इस बात को बिल्कुल अपने मन में गांठ बांध ले कि आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। विदाउट मेहनत, विदाउट परिश्रम आप किसी भी बड़ी सफलता को हासिल नहीं कर सकते। साथियों आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। साथियों।